नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 मई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा आपके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जा रहा है और इसी क्रम में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के पहले सत्र का प्रसारण 8 मई यानी कि रविवार को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। इस लाइव प्रसारण का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी उसका उपयोग कर इस लाइव प्रसारण को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है और उसका असर मजदूरी करने वाले लोगों पर क्या पड़ा है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। भारत की जो कुल प्रजनन दर है उसमें कमी आया है, इस रिपोर्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसरो के द्वारा भारत के पहले शुक्र मिशन को लेकर के कुछ अपडेट दिया गया है, हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री के जो यूरोप दौरा है उसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उस पर भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। भारत और इटली के विदेश मंत्रियों के बीच में जो बैठकें हुई हैं उस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है इन राइजिंग हीट द क्राई ऑफ द विल्टिंग आउटडोर वर्कर। और ये टॉपिक सम्मान अध्ययन 3 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में हीट वेव का कहर जारी है और आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी स्थिति और भी खराब होने की संभावना है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के उत्तरी राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, नई दिल्ली वे तो इससे परेशान हैं ही, लेकिन दक्षिण भारत के राज्य भी अब अत्यधिक गर्मी का सामना कर रहे हैं। तमिलनाडु के कुछ हिस्से जैसे वेल्लोर, करूर, तिरुचि, वहां पर जो तापमान है वह 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो अप्रैल का महीना गुजरा है वह 72 वर्षों में सबसे गर्म महीना है। दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा और वहां पर जो गुड़गांव है वहां पर पहली बार जो तापमान है वह 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। यानी कि पूरे देश में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, हीट वेव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो खास करके सड़क बनाने का काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और निर्माण कार्य में बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं और इतनी गर्मी में उनके लिए काम करना असंभव हो गया है। और इसी को देखते हुए पिछले 100 वर्षों में जो वैश्विक तापमान है उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। और वर्तमान दर को देखते हुए ऐसा लगता है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक जो वैश्विक तापमान है उसमें 4 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी हो सकता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि जिस तरीके से गर्मी कारण जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बहुत ही उच्च आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। हीट वेव यूरोप का सबसे घातक जलवायु आपदा साबित हो रहा है। और दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। और एक अध्ययन में यह पाया गया है कि 1971 से लेकर के 2019 तक भारत में तीव्र मौसम के कारण लगभग 1,41,000 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें से 17,362 लोग ऐसे हैं जिनकी जान भीषण गर्मी के कारण हुई है। और साल दर साल गर्मी के कारण मरने वाले लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इस डेटा को आपको ध्यान में रखना है कि गर्मी से भारत को कितना नुकसान हो रहा है। अगर हम आर्थिक नुकसान की बात करें तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो पूरी दुनिया में जो आर्थिक नुकसान है वह लगभग सालाना 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि चाहे भारत हो, चीन हो, पाकिस्तान या इंडोनेशिया, यहां पर बड़ी संख्या में लोग बाहर जाकर के काम करते हैं और इसीलिए
इन देशों में जो आर्थिक नुकसान है वो ज्यादा होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ सुझाव भी दिए गए हैं लेखक के द्वारा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो अत्यधिक गर्मी यहाँ पर देखी जा रही है वह जलवायु परिवर्तन के कारण है और इसीलिए पूरी दुनिया को मिल करके जलवायु परिवर्तन को कम करने का प्रयास करना होगा। और इसी क्रम में जो बड़े देश हैं, जो बड़े उत्सर्जक हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और भारत, इन सभी को ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन पर तत्काल रोक लगानी होगी, उसमें कमी लाना होगा। आपको ध्यान में रखना है कि वैसे क्षेत्र जहां पर गर्मी अत्यधिक होती है, बहुत ही ज्यादा लू चलता है, वैसे क्षेत्रों में खेती भी सही तरीके से नहीं होती, क्योंकि खेती के लिए हमें ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। यहां पर यह कहा गया है कि हमें पूरे देश में वनीकरण का समर्थन करना होगा। पूरी दुनिया में भी इस ओर कदम उठाने की जरूरत है। अगर हम भारत की बात करें तो हम भारत में किसानों को पेड़ लगाने और इस तरह के खराब मौसम में खेती करने के लिए जो बेहतर उपकरण होते हैं उनको खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर सरकारों को जो शहरों की सड़कें हैं उनके किनारे पेड़ लगाने चाहिए। शहरी जंगल और शहरों में जो मकान होते हैं उनके छतों पर बागवानी करके, छोटे छोटे पेड़ लगा करके हम शहर को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सरकार को ऐसे मौसम की पहले से ही चेतावनी देने के लिए उपकरणों को हमारे गांव और शहरों में इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे जो कामगार हैं उन्हें इसकी प्रारंभिक चेतावनी मिल सके। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि इन प्राकृतिक खतरों को देखते हुए बाहर काम करने वाले मजदूरों को भी बीमा के अंदर लाना होगा। आप सभी को ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक खतरों के खिलाफ बीमा न केवल भारत में बल्कि पूरे एशियाई देशों में न्यूनतम है, जहां पर 10% से कम नुकसान आमतौर पर कवर किया जाता है। और इसलिए यहां पर यह सुझाव दिया गया है कि सरकार को बीमा योजनाओं के अंतर्गत बाहर काम करने वाले मजदूरों को लाना चाहिए जो खुले में काम करते हैं और जिन पर बरसात, गर्मी, ठंड का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि बीमा योजनाएं औद्योगिक, निर्माण और कृषि श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली भीषण गर्मी के कुछ जोखिमों को बीमाकर्ताओं को हस्तांतरित करने में मदद कर सकती है। सरकार और बीमा कंपनियों को भीषण गर्मी से होने वाली आपदाओं सहित चरम मौसम की घटनाओं से होने वाले नुकसान को अधिक से अधिक कवरेज प्रदान करने में सहयोग करने की आवश्यकता है, ताकि इन मजदूरों का हेल्प हो सके। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि सरकारों को इन मजदूरों को नगद हस्तांतरण भी किया जाना चाहिए, बीमा योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जो बाहर काम करने वाले मजदूर हैं उनको कुछ वित्तीय कवर प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को उठाया गया है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाएं बढ़ गई हैं और आप सभी देख रहे हैं कि पूरे भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसके कारण वैसे मजदूर जो बाहर निकल के काम करते हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो निर्माण क्षेत्र हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, उन मजदूरों को इसका सबसे पहले सामना करना पड़ता है। वे काम नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है और कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। और इसको देखते हुए भारत सरकार को इन मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ बीमा कवर जरूर देना चाहिए। इसके साथ ही सरकारों को इस ओर भी प्रयास करने चाहिए कि कैसे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है, जिसको कि आपको समझने की आवश्यकता है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है फर्टिलिटी रेट फॉल्स फर्दर, ओबेसिटी राइजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इस न्यूज में ये जानकारी दी गई है कि भारत की जो कुल प्रजनन दर है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, वह 2015-16 के मुकाबले कम हुई है। आपको ध्यान में रखना है कि 2015-16 में जो TFR था वह 2.2 था, जो कि अब घट करके 2 हो गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो डेटा है वह NFHS यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण में दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार हमारे देश में
जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। आप इस डेटा में देख सकते हैं कि 1992-93 में जो TFR था वो 3.4 था और तब से यह लगातार घटता रहा है और 2019 से 2021 के बीच में यहाँ पर जो TFR है वह 2 हो गया है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो वर्तमान TFR है वह प्रति महिला 2.1 बच्चों की प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रतिस्थापन स्तर है वह 2.1 है और इससे भी नीचे हमारा जो है TFR चला गया है। इसका मतलब है जनसंख्या में कमी आने वाली है। यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि अब केवल 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो प्रजनन दर है वह प्रतिस्थापन स्तर यानी कि 2.1 से ज्यादा है और वे राज्य हैं बिहार, जहां पर जो प्रजनन दर है वह 2.98 है, लगभग 3 के बराबर। उसके बाद मेघालय है 2.91, उत्तर प्रदेश है 2.35, फिर झारखंड है 2.26 और फिर मणिपुर का स्थान है जिसका प्रजनन दर है 2.17। तो बस ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो प्रजनन दर है वह प्रतिस्थापन स्तर यानी कि 2.1 से ऊपर है। अगर हम कुल प्रजनन दर की बात करें यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो इसका मतलब उन बच्चों की कुल संख्या से है जो किसी महिला के द्वारा अपने जीवन काल में पैदा किए जाते हैं या फिर उसके द्वारा पैदा करने की संभावना होती है। अगर हम प्रतिस्थापन स्तर की बात करें तो यह एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसे ही हम बोलते हैं प्रतिस्थापन स्तर। और भारत के लिए जो प्रतिस्थापन स्तर है वह 2.1 है, यानी कि अगर भारत का जो कुल प्रजनन दर है वह 2.1 रहता है तो इसका मतलब ये है कि जनसंख्या में ना तो वृद्धि हो रही है ना ही कमी आ रहा है। लेकिन अगर जो कुल प्रजनन दर है वह 2.1% से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जनसंख्या में भारी वृद्धि होने वाली है। और अगर प्रजनन दर 2.1% से कम है तो इसका मतलब है कि हमारी जो आने वाली जनसंख्या है उसमें कमी आएगा। और अभी का जो रिपोर्ट है उसमें जो भारत की कुल प्रजनन दर है वह 2 हो चुका है। इसका मतलब है कि जनसंख्या में कमी आएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि आखिर प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है और कुल प्रजनन दर अगर इससे ऊपर हो तो क्या होता है और नीचे हो तो इसका असर क्या पड़ेगा जनसंख्या पर। तो इसको आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगर हम इस सर्वेक्षण में आए दूसरे आंकड़ों की बात करें वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह कहा गया है कि पूरे भारत में जो संस्थागत जन्म है वह 79% से बढ़ करके 89% हो गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम इसकी बात करें तो यह लगभग 87% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 94% है। तो ये जो संस्थागत जन्म है वो ये बताता है कि जो बच्चे हैं उनका जन्म हॉस्पिटल्स या फिर स्वास्थ्य केंद्रों में हो रहा है। तो इसमें ही बढ़ोतरी आई है। आपको पूरे देश के प्रतिशत को भी याद रखना है और ग्रामीण क्षेत्र में क्या हाल है उसको भी ध्यान में रखना है और शहरी क्षेत्रों में यह परसेंट कितना है इसको भी ध्यान में रखना है। यहां पर कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो संस्थागत जन्म है उसमें अधिकतम 27% का वृद्धि हुआ है। आपको यह भी ध्यान में रखना है, इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में 91% से अधिक जिलों में 70% से अधिक जन्म स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहां पर यह भी कहा गया है कि जो NFHS 5 है उसके अनुसार NFHS 4 की तुलना में बच्चों का जो टीकाकरण है उसमें भी काफी वृद्धि हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि जो NFHS 4 हुआ था उसमें 12 से 23 महीने की आयु वाले जो बच्चे थे उनमें से सिर्फ 62% का पूरी तरीके से टीकाकरण हुआ था, जबकि NFHS 5 में यह जो आंकड़ा है वह 77% है। अगर हम राज्यों की बात करें तो उड़ीसा में 91% बच्चे जिनकी उम्र 12 से 23 महीने की है उनका टीकाकरण हुआ है। तमिलनाडु में यह प्रतिशत 89% है, पश्चिम बंगाल में 88% है। तो यहाँ पर जो टीकाकरण कवरेज है वो काफी अच्छा है।
यहां पर यह भी जानकारी दी गई है कि पिछले 4 वर्षों में भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग यानी कि जो बौनापन जिसे हम कहते हैं उसके स्तर में भी सुधार हुआ है, लेकिन यह सुधार काफी मामूली है। पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग यानी कि बौनापन का जो स्तर था वह 38% था, जो कि सुधर करके 36% हुआ है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जब हम स्टंटिंग की बात करते हैं यानी कि बौनापन की बात करते हैं तो यह इस बात का सूचक है कि बच्चों में कुपोषण है। तो जब भी कोई बच्चा बौनापन का शिकार होता है यानी कि उम्र के हिसाब से उसका जो कद है वो कम है, तो इसका मतलब है कि वह बच्चा कुपोषण का शिकार हुआ है। और यह जो प्रतिशत है वो काफी अधिक है भारत में, इसे हमें और कम करने की आवश्यकता है। यहां पर यह बताया गया है कि 2019 से 21 के बीच में शहरी क्षेत्रों में 30% बच्चे स्टंटिंग का शिकार होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह जो प्रतिशत है वह 37% है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुपोषण है बच्चों में वह काफी ज्यादा है। अगर हम राज्यों की बात करें तो यहां पर यह कहा गया है कि पुडुचेरी में सबसे कम स्टंटिंग यानी कि 20% बच्चे ही इसका शिकार हैं, जबकि मेघालय में यह 47% है। यानी कि 5 साल से कम उम्र के अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 47 बच्चे जो हैं वह बौनापन का शिकार हैं, यानी कि इन बच्चों में कुपोषण है। यहां पर यह भी जानकारी दी गई है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वह आमतौर पर 3 घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं, और वे निर्णय हैं स्वयं के लिए स्वास्थ्य देखभाल, दूसरा है प्रमुख घरेलू खरीदारी करना, और तीसरा है अपने परिवार या रिश्तेदारों से मिलने जाना। तो जो 3 बड़े फैसले होते हैं उनमें जो विवाहित महिलाएं हैं उनके भी बातों को सुना जाता है और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी अधिक होती है। यहां पर यह कहा गया है कि लद्दाख में 80%, नागालैंड और मिजोरम में 99% तक ऐसे मामलों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। अगर हम देश के ग्रामीण भागों की बात करें तो यहां पर यह जो प्रतिशत है वह 77% है, और शहरों में यह जो परसेंट है वह 81% है। तो इसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। जो बहुत ही आम घरेलू निर्णय है उसमें विवाहित महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। अगर हम महिलाओं के पास बैंक या बचत खाते की बात करें तो इसका प्रचलन में भी वृद्धि हुआ है, और 4 वर्षों में यह जो प्रतिशत है वह 53% से बढ़कर के 79% हो गया है। यानी कि 79% महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है, बचत खाता है। एक चिंता की बात जो यहां पर बताई गई है वो ये है कि देश में मोटापे में वृद्धि हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें तो NFHS 4 में 21% महिलाएं ऐसी थी जो कि मोटापे का शिकार थी, लेकिन NFHS 5 में यह जो प्रतिशत है वह 24% हो गया है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो यहां पर भी ये आंकड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं NFHS 4 में 19% पुरुष मोटापे के शिकार थे, जबकि NFHS 5 में यह जो प्रतिशत है वह 23% हो गया है। तो भारत में मोटापा बढ़ रहा है, और आप सभी जानते हैं कि जब मोटापा बढ़ता है तो वह अपने साथ अनेकों बीमारियां लेकर के आता है। तो बहुत सारे लोग डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों में हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि हाल के दिनों में डायबिटीज के मरीज और जो हार्ट पेशेंट हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इन सभी महत्वपूर्ण डेटा को आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर आप लोग पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है इसरो यूनिक गोल फॉर वीनस मिशन, और ये टॉपिक सम्मान अध्ययन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि इसरो के द्वारा दिसंबर 2024 में भारत का पहला शुक्र मिशन शुक्रयान 1 लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, और इसी के बारे में पहली बार जानकारी दिया गया है इसरो के द्वारा। यहां पर इसरो के प्रमुख का यह कहना है कि चंद्रमा और मंगल मिशन शुरू करने के बाद इसरो वर्तमान में सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह के सतह के नीचे क्या है, साथ ही इसके चारों ओर
सल्फ्यूरिक एसिड बादलों के पीछे छिपे रहस्य की जांच करने के लिए शुक्र की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि इसरो के द्वारा इसके लिए दिसंबर 2024 का तिथि लक्षित किया गया है, जब पृथ्वी और शुक्र सबसे ज्यादा निकट होंगे और ऐसी अवस्था में ही कम ईंधन का प्रयोग करके एक अंतरिक्ष यान को शुक्र की कक्षा में भेजा जा सकता है। अगर भारत इससे चूक जाता है तो इसी के समान जो अगला विंडो है वह 2031 में उपलब्ध होगा। तो भारत के द्वारा शुक्रयान 1 को लेकर के तैयारी चल रही है, जिसके बारे में इसरो ने यहां पर जानकारी दिया है। आप सभी को ध्यान में रखना है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार, माप काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है। साथ ही इसकी रचना भी एक दूसरे के समान ही है। अमेरिका समेत कई देश शुक्र पर सालों से रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिक इस ग्रह पर मिशन भेजकर ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब और कैसे शुक्र के वातावरण में बदलाव हुआ। बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एक समय में शुक्र भी पृथ्वी की तरह ही रहने लायक था, हालांकि क्लाइमेट चेंज के कारण उसका वातावरण जहरीला बन गया। इसरो के चीफ सोमनाथ का यह कहना है कि उनका लक्ष्य शुक्र पर कुछ नया ढूंढना है। जिन चीजों पर पहले रिसर्च किया जा चुका है, हम उससे कुछ अलग यहां पर खोजने का प्रयास करेंगे ताकि मिशन का जो प्रभाव है वह विश्व स्तर पर पड़े। आपको ध्यान में रखना है कि इसरो के अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भी शुक्र पर 2 स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी किया जा रहा है। यहां पर जो पहला स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम है द विंची प्लस और दूसरा है वेरिटास, जिसे कि अमेरिका के द्वारा 2028 और 2030 में लॉन्च किया जाएगा। तो शुक्र को लेकर के बहुत सारे देश अपने अपने तरीके से अपने अपने मिशन लॉन्च करने को लेकर के स्ट्रेटजी बना रहे हैं और यहां पर भारत के द्वारा भी शुक्र को लेकर के अपने मिशन को लेकर के तैयारी किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ओवरकमिंग डिफरेंसेस और टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूरोप की यात्रा की गई है और यहाँ पर उनके द्वारा फ्रांस के जो नए राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनसे भी मुलाकात हुई है और इसके अलावा उनके द्वारा डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया है, जहां पर उनकी जो मुलाकात है डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों से हुई है। तो यहां पर यह जो टूर है वो काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से और इसी को लेकर के यहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत और यूरोप के इन देशों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस यात्रा से पहले यूरोपीय संघ के जो प्रमुख हैं उनकी भारत यात्रा हुई थी और इस यात्रा का भी उद्देश्य यही था कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में अच्छे संबंध हों। अगर हम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा सम्मेलन 2018 में सबसे पहली बार हुआ था और यह दूसरी बार है जब भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत और फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बातचीत में यूक्रेन में जारी संघर्ष और मानवीय संकट को लेकर के गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत और फ्रांस ने यूक्रेन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और अफगानिस्तान के इशू पर चिंता व्यक्त की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत को विशेष रूप से गेहूं के निर्यात के मामले में सबसे कमजोर देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य और कृषि लचीलापन मिशन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर रेजिलियंस मिशन पहल के साथ सहयोग करने के लिए भारत को आमंत्रित किया। भारत ने भी यहां पर गेहूं के निर्यात करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन जिस तरीके से भारत में भीषण गर्मी के कारण गेहूं के फसलों को नुकसान हुआ है, ऐसे में सरकार को अब यह सोचना होगा कि वह अपने वादे को कितने हद तक पूरा कर सकती है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी भारत और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में चर्चा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस जलवायु समझौते की सफलता के लिए मिल करके काम करने का फैसला लिया गया था और 2015 में इन दोनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सह स्थापना की गई थी।
यानी कि भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत ही मजबूत हुए हैं हाल के दिनों में। पहले भी भारत और फ्रांस के बीच में अच्छे रिश्ते थे। आपको ध्यान में रखना है कि 1998 में जब भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए थे तो फ्रांस के द्वारा भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, और 2008 में जब एनएसजी के द्वारा भारत को परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दिया गया था, जब भारत को इसमें छूट मिला था, तो भारत के साथ फ्रांस ने ही सबसे पहला असैनिक परमाणु समझौता किया था। यानी कि भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं वो काफी अच्छे हैं, और ऐसे ही संबंध भारत को यूरोप के दूसरे देशों के साथ बनाने होंगे। यहां पर यह कहा गया है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वह 2013 से ही लंबित है, उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी है, जिसको कि जल्द से जल्द सुलझाने की आवश्यकता है ताकि भारत और यूरोप के देशों के बीच में व्यापार और बढ़ सके। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है इटली इंडिया डिस्कस यूक्रेन एनर्जी एंड G20 कॉपरेशन, और ये टॉपिक भी सामान्य अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इटली के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे हैं, और उनके द्वारा भारत के विदेश मंत्री के साथ बैठक की गई है, और इसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भारत और इटली के द्वारा निकाला गया है। और यहां पर जो बैठक हुई है उसमें भारत और इटली ने यूक्रेन संकट, अफगानिस्तान की स्थिति जैसे वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा किया, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बैठक में दोनों पक्ष हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, गैस परिवहन, ऊर्जा भंडारण जैसे जलवायु संक्रमण से संबंधित क्षेत्रों में नई साझेदारी का पता लगाने पर सहमत हुए हैं। और जो संयुक्त बयान जारी किया गया है उसमें इन दोनों देशों के द्वारा यूक्रेन, अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया गया है। इसके अलावा G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी एक दूसरे का सहयोग करने के बारे में यहां पर कहा गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कही गई है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें इटली के विदेश मंत्री के द्वारा रूस को लेकर के कोई भी बात नहीं कहा गया है। खास करके यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की निंदा नहीं की गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस न्यूज को भी आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिण एशिया में हीट वेव की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ गई है और आने वाले वर्षों में वे और भी खराब हो सकती हैं। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बाहरी कार्यों पर निर्भर होने के कारण भारत को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। इस कथन पर चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। आपको ये बताना होगा किस तरीके से जो हीट वेव है उसके कारण भारत में कितने लोगों की जानें गई हैं, आर्थिक नुकसान जो हुआ है वो कितना हुआ है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, बहुत सारे लोग कृषि क्षेत्र में मजदूरी करते हैं, निर्माण क्षेत्र में मजदूरी करते हैं, और बढ़ती गर्मी के कारण उनके लिए काम करना आसान नहीं रह गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा इन सभी लोगों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, चाहे वह बीमा हो, चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो, या फिर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए उठाए गए कदम हो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने हाल के दिनों में जनसंख्या नियंत्रण उपायों में उल्लेखनीय प्रगति की है। NFHS 5 सर्वेक्षण के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहां पर जो भी डेटा मैंने आपको दिया है आप उसका उपयोग कर सकते हैं और बता सकते हैं किस तरीके से भारत के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण और अन्य चीजों में अच्छा प्रदर्शन किया गया है। भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं आप उसका भी यहां पर उल्लेख कर सकते हैं और आसानी से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।